अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपका हमारे साथ आने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम आकिब खान है और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़ से अपना मास्टर्स किया है और सिक्योरिटी स्टडीज़ से अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ। पीएचडी चल रही है, मेरा इसी साल एडमिशन हुआ है जी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का मेन मुद्दा क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेन मुद्दा तो हम एक बता नहीं सकते, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो स्टूडेंट से जुड़ी हुई हर चीज़ मेन ही होती है। आप उसका एकेडमिक एक्सीलेंस ले लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस क्या रह रही है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर और इवन आफ्टर रिसर्च। हम लोग को जॉब्स मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, प्लेसमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि एडमिशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हुआ है, उन लोगों ने काउंसलिंग की और उन्होंने शिकायतें की कि हमने काउंसलिंग की और हम जब कंट्रोलर ऑफिस जाते हैं तो हम लोग से कह दिया जाता है कि हम लोग को रिक्वेस्ट आपकी रिसीव नहीं हुई है। तो मतलब आप देख रहे हैं किसी से हक छीन लिया जा रहा है। उसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। एमयू आपको सिर्फ एक ऐसा इदारा नहीं है जो आपको क्लासेस करके सिर्फ तालीम देती है, आपको एक रहने की जगह भी देती है, एक एनवायरनमेंट देती है जिसमें आप चीज़ों को सीख सकें। लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रही है, आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है एमयू के अंदर जगह नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हॉस्टल की जो है जिस तरह से कोर्सेज़ वगैरह बढ़े हैं, तो उस तरह से आपकी जो है हॉस्टल की भी क्वांटिटी जो है बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हॉस्टल्स नए बने नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है, रूम्स वगैरह हैं अभी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी वैकेट नहीं कर रहे हैं और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उन लोगों का एडमिशन्स भी नहीं है। एक तो होता है कि एक्स स्टूडेंट हो, पीएचडी एस्पिरेंट हो, उन लोगों का मामला हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका कभी यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, वो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं बहुत आराम से। और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि उस तरह से उन्हें वैकेट कराया जाए और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं रूम लेकर, वो परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को रहने की जगह दी जाए। तीसरा इशू ये है कि अभी जैसे डाइनिंग चल रही है हॉस्टल्स के अंदर, बच्चों के खाने में कीड़े निकल रहे हैं। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, किसी बच्चे की खुदा न खास्ता तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि कुछ मामला ज़्यादा बिगड़ जाएं, तो बच्चों की जान पर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, बच्चों ने बेगम अज़ीज़ुन्निसा का भी मसला बहुत हाईलाइट हुआ है, उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन उनके मसले का कोई भी हल नहीं निकाला गया। उसमें कुछ दिन के लिए वो करते हैं, हाँ, वो फिर दोबारा से वही हाल हो वैसे जाते ही हैं। चीज़ें हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जैसा देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के एडमिशन का बड़ा ही मतलब कहते हैं ना क्रिटिकल मसला हो चुका है इस चीज़ को लेकर कि आपने 2022 में पास आउट किया, एमयू का सेशन 1.5 साल लेट चल रहा है, अब 2021 के फॉर्म निकालेंगे जी, लेकिन निकले थे। हाँ, लेकिन 2022 वाले जो पास आउट हैं उनको फॉर्म भरने का हक नहीं मिलेगा। तो राइट टू गेट एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है, मतलब आप छीन रहे हैं। उसकी क्या गलती अगर आपका सेशन लेट है? उसने 2022 में कंप्लीट किया या 2023 में कंप्लीट किया, वो तो अपने सेशन के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है ना, आप लेट हुए हैं, तो आप उसकी सज़ा उस बच्चे को क्यों दे रहे हैं? कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो एमयू के अलावा कहीं नहीं है जिनमें पीएचडी हो, तो उन्हें यहाँ से करना है, या जिसको कंफर्टेबल है, कौन छोड़ना चाहेगा? जो यहाँ पर रह रहा है उसकी पहली चॉइस एमयू होगी, वो नहीं जाना चाहता बाहर, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये हो जा रही है कि बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जेआरएफ भी क्वालिफाई हैं, नेट भी क्वालिफाई हैं, और वो पीएचडी में अपना एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो टीचर के फेवरेट नहीं होते, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाते, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। नेपोटिज्म वाली एक सर्कल यहाँ बन चुका है। हाँ, वो नेपोटिज्म कह लीजिए या फेवरेटिज्म कह लीजिए या पार्शलिटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, ये हर चीज़ मिल जाएगी आपको देखने के लिए। तो हम डिज़र्विंग कैंडिडेट को रोक रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? अभी 2 दिन पहले NIRF की रैंकिंग आई, माशाल्लाह एमयू ने बहुत अच्छा पोजीशन उसमें हासिल किए, 9th पोजीशन जी। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि 9th पोजीशन जो पहले के मुकाबले है वो अब देखा जाए तो गिरती जा रही है, क्योंकि जामिया का देखा जाए तो वो अभी भी 1st और 3rd के बीच में, लेकिन लास्ट ईयर जैसे जो रैंकिंग थी वो एमयू की 11 थी,
अब 9th है, माशाल्लाह से वो बात है कि 11 से 9th में है, लेकिन हम ऑलरेडी पीछे हो रहे हैं। तो उस चीज़ पे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो हमें रैंकिंग में रोक रही है, क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए, NIRF जो रैंकिंग है वो कुछ चीज़ों से डिसाइड होती है। लर्निंग टीचिंग आउटकम्स आपके क्या हैं, दूसरा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, रिसर्च किस तरह से आप पब्लिश कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छी रिसर्च हो रही हैं जिनकी मतलब बात की जा सके, जिनकी जो है एक्सेप्टेंस जो है ऑल ओवर द इंडिया के वर्ल्ड में हो, ठीक है। इस तरह की रिसर्च होंगी और रिसर्च का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंक को इम्प्रूव करने में। लेकिन अगर आपके PhD के रिसर्च स्कॉलर्स उस तरह से नहीं आ पाएंगे जिस तरह से सिस्टम है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो रह जाएंगे, तो आपकी रिसर्च कैसे अच्छी होगी। फिर दूसरा, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिसर्च अच्छी कराने में। मैं NIRF रैंकिंग की मिसाल आपको इस तरह से दे देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, इंडिया की GDP का हमारा सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी पहुँचाने का, और गुज़िश्ता सालों में आपने देखा होगा कि इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया की, बढ़ रही है इकनॉमी हर साल। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि इकनॉमी बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम वो आपकी रिड्यूस होती जा रही है। बांग्लादेश की बेटर है हमसे, ठीक है। हंगर, पॉवर्टी इंडेक्स, ये जितनी भी चीज़ें हमारा डाउनफॉल हो रहा है इसके अंदर। तो GDP का मतलब है कि मतलब क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। वो क्या काम कर रहा है कि जो है चुनिंदा लोगों को पार्टिसिपेशन दे रहा है, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। मैं भी मानता हूँ बढ़ रही है, लेकिन क्या इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन है सबका? नहीं है। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि करंट सिनेरियो से आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो AMU के अंदर चल रहा है। NIRF रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, लेकिन क्या आपने डिपार्टमेंट वाइज जाकर कभी मालूम किया कितने बच्चे जॉब हासिल करते हैं? आपने जाकर मालूम किया कि कितने डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन होना चाहिए, उनका हुआ है कि नहीं हुआ? आपने जाकर मालूम किया कि जिन लोगों का सिर्फ काउंसलिंग की वजह से एडमिशन रोक दिया गया, उनके साथ में मतलब जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी चीज़ कि आप इस तरह से एक सिस्टम को अंदर से खोखला कर देंगे और आप कहेंगे हम NIRF रैंकिंग के अंदर 9th पोजीशन पे आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो AMU जैसा इदारा है, मेरा ऐसा मानना है कि ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जी, 1920 में इस्टेब्लिश हो चुका था। AMU को नंबर 1 रैंक पर होना चाहिए था। बिल्कुल। जिस हिसाब से यहाँ के बच्चे मतलब कम रिसोर्स के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, इन सब का मतलब सबकी जिम्मेदारी है कि उनको एक ईमानदारी तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए। वो नहीं मिल पा रहा है। मेनली स्टूडेंट्स का ये मेन मुद्दा होता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। मतलब अगर आवाज़ सुनी भी जाती है तो कुछ इंस्टा पेजेस तक ही सीमित रह के फिर वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर से चीज़ें वैसे ही शुरू हो जाती हैं। तो इसका मेन वजह क्या हो सकती है? क्या पहले भी ऐसा था या कोविड के बाद से ही ऐसा होना शुरू हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत पहले की से बात करूं, चाहे अभी 8 से 10 साल के दरमियान की मैं बात करूं, कि हम लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, आप कितना पढ़ते हैं, या जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, इवन AMU में तो माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है एंट्रेंस निकाल कर क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं। बट हमारी रीडिंग हैबिट ख़त्म हो चुकी है। हम लिसनिंग करना और डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो इंस्टा पर या फेसबुक पर जो भी हम लोग मैसेज देते हैं तो वो लिख दिया जाता है। आपने एक मैसेज पढ़ा, देखा, उसको देखकर आप साइट से निकल गए, आपको इतना इम्पैक्ट नहीं किया वो। लाइक अभी एक इशू हुआ कुछ भी, सपोज दैट के फूड पॉइजनिंग हो गई और 2-4 बच्चों की डेथ हो गई उसके अंदर, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, मैं नाम नहीं ले रहा किसी इंस्टीट्यूशन का, और आपने खबर पढ़ी, चाहे अखबार के ज़रिए चाहे किसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक वो खबर पहुंची, आपको वो कम इम्पैक्ट करेगी अगर वो ही सीन किसी फिल्म में सिनेमा दिया जाए। आपने 500 रुपये का टिकट खरीद कर मूवी देखी और वही सीन किसी मूवी के अंदर आ गया और आपने देखा अरे ये सीन तो पर्टिकुलर एक जगह पर हुआ था
और फिल्म में सिनेमा दिया गया है, बहुत अच्छा काम किया। और आप खड़े होकर तालियां बजाएंगे और इवन आप हो सकता है कि मूवी देखते हुए आप इमोशनल भी हो जाएं। वो आपको एकदम डायरेक्ट हिट करेगा। आपने 500 रुपये भी दिए हैं और उसके बावजूद आप उस चीज़ को देख रहे हैं, आप पर इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन आपके बराबर में बैठ के एक बच्चा जहरीला खाना खा रहा है, कीड़े मिल रहे हैं उसके अंदर, आप पर वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि आपने इन दिनों में क्या किया, अपने आप को रील्स और सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लिया है कि आप जब तक वीडियोस में, मूवीज़ में वो चीज़ नहीं देखोगे तो आपको वो हिट नहीं करती हैं। हो आपके आसपास ही रहा है, कोई भी मूवीज़ बनती है या कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की मीडिया वगैरह में, तो आपको वो ज़्यादा हिट करती है बनिस्बत आपके पास में कोई गरीब बैठा हुआ है, वो भूखा है, आप 4 दिन उसको इग्नोर करके चले जाएंगे। एक बंदा आता है, उसकी वीडियो बना लेता है, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जिस बंदे को आप 4 दिन से इग्नोर कर रहे थे, आप उसको हेल्प करने के लिए अकाउंट में पैसे डाल रहे होंगे और पब्लिक भी डाल रही होगी, और जितनी भी पब्लिक वो डाल रही है उन सब के आसपास एक गरीब बैठा हुआ है, एक ज़रूरतमंद बैठा हुआ है। ये सारे मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके एमयू के जितने भी इशूज़ है, चाहे हॉस्टल का हो, चाहे डाइनिंग का इशू हो, चाहे फूड क्वालिटी का इशू हो, चाहे आपका एडमिशन ट्रांसपेरेंसी का इशू हो, चाहे आपका जो प्लेसमेंट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स, उसका इशू हो, और इवन आपकी 5 साल से एक आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था स्टूडेंट यूनियन का, 2018 के बाद से आपका कोई चुनाव नहीं हुए। कुछ लोग बहाना मारते हैं 2020 और 21 में कोविड था, 19 में कोविड नहीं था, 22 में कोविड नहीं था, 23 में कोविड नहीं था, और कोविड के दौरान क्या इलेक्शन नहीं हुए? बिहार का इलेक्शन नहीं हुआ था क्या? एमयू से बड़ा इलेक्शन था बिहार का? छोटा था? बड़ा था तब भी हो गया। या ग्राम पंचायत के या नगर निगम के इलेक्शन नहीं हुए कोविड के दौरान? डिफरेंट स्टेट्स के सब जगह हुए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सप्रेस करनी है, आवाज़ दबानी है, आपको जो मुद्दे हैं असल मुद्दों से भटका कर इधर उधर के मुद्दों पर बात करवानी है। क्योंकि अगर आप असल मुद्दों पर बात करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही टारगेट हो जाएगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर? अगर यहाँ पर एमयू में 0 स्टूडेंट हो जाएं, आप बताइए क्या हमें फिर वाइस चांसलर की ज़रूरत है जी, या हमें किसी टीचर की ज़रूरत है? ये इदारा टीचर्स के लिए या वाइस चांसलर के लिए नहीं बनाया गया, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनकी ज़रूरत नहीं है, आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं दोनों। हमें उनकी ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। लेकिन मेनली क्यों इदारे को खोला गया था? बच्चों के लिए खोला गया था, स्टूडेंट्स के लिए खोला गया। प्राइमरी गोल वही था कि तालीम याफ्ता रहे हर तबका, ठीक है, और खाली तालीम नहीं रहे, सोशल इश्यूज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई, तब जाकर ये इदारा एक मूवमेंट था। ये किसी की 2 दिन की सोच नहीं थी कि आया ख्याल और यूनिवर्सिटी बना डाली। सर सैयद अहमद खान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्या हम उन चीज़ों को ज़िंदा कर पा रहे हैं? उन्होंने हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी दिया था। उन्होंने कहा था हर तरह से आपको जो है हम उस प्लेटफॉर्म को देंगे जहाँ पर आप अपनी हर तरह से तरक्की कर सकें। तो अभी हाल ही फ़िलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक रेगुलर वाइस चांसलर का है जी, अभी ये एमयू में रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है, तो उस चीज़ पे आपका क्या विचार है? देखिए, रेगुलर वाइस चांसलर की बात बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात के लिए बिल्कुल करनी चाहिए रेगुलर वाइस चांसलर की बात। अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, इनसे पिछले जो वाइस चांसलर थे वो रेगुलर ही थे जी, इत्तेफाक से, ठीक है, लेकिन उनके काम जितने भी थे वो इर्रेगुलर थे। उन्होंने कोई भी काम, जो इश्यूज़ थे उनके रेगुलर होने पर, आपका क्या बच्चों को हॉस्टल मिल गए? सबको नहीं मिले जी, बच्चे तब भी बाहर रह रहे थे। क्या बच्चों के एडमिशन में जो धांधलेबाजी हो रही थी वो रुक गई? पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। क्या जितने भी बच्चे हैं जो पास आउट कर लेते हैं उनके प्लेसमेंट उस जगह पर हो गए जहाँ होने चाहिए थे? कि कैंपस की जिम्मेदारी नहीं होती? आप एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं देंगे और आप उम्मीद करेंगे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, तो ये बेईमानी होगी। तो रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल कराइए आप, किसने रोका है आपको कराने से? लेकिन रेगुलर वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट के मेंबर्स जो होते हैं वो वाइस चांसलर के लिए वोटिंग करते हैं। और कोर्ट के मेंबर्स कौन होते हैं?
आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो 30,000 तलबा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एमयू का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के तहत हम अपने वाइस चांसलर को चुनने के लिए एलुमनाई का भी पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ, एमयू के चेयरमैन, डीन्स, एमपीज़ और आपका स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जो एमयू से जुड़ा हुआ हो और उसका पार्टिसिपेशन ना हो रहा हो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन अभी कोशिश क्या की जा रही है, जब पिछले 4-5 साल से आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं तो आप हमारे डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है उस पर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और आप अपॉइंट करेंगे और हमारे वोटिंग राइट छीनेंगे, तो ये चीज़ मंजूर नहीं होगी। आप ईसी का इलेक्शन कराते हैं, आप अमूटा का इलेक्शन कराते हैं, उनका पार्टिसिपेशन लेंगे आप वाइस चांसलर के इलेक्शन में? बिल्कुल लेंगे। तो आपको एमयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराने में कौन सी परेशानी आ रही है? आप स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंडक्ट करवाइए और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा। जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है एमयू का वो आपका मेंटेन रहेगा। आप रेगुलर वाइस चांसलर XYZ कोई भी अपॉइंट करिए, किसी को क्या दिक्कत है। जो कोर्ट के मेंबर जिसको सबसे ज़्यादा वोट करेंगे ज़्यादातर उसी का होता है। बाकी प्रेसिडेंट की चॉइस होती है, जो 3 नाम जाते हैं तो उनमें से वो कोई भी अपनी कंसेंट से चूज़ कर सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं दोबारा कि आप दोबारा भेजिए नाम। तो एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। और इन 5 सालों में आपने आवाज़ें दबाई हैं स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफॉर्म ख़त्म करने के बाद, तो इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ही नुकसान हुआ है। यूनियन अच्छी आती है, बुरी आती है, डजेंट मैटर। आपके 24 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई तो ऐसा होगा जो आपके हक हुकूक के लिए मजबूती से लड़ेगा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप आवाज़ उठाइए स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए और अपने मुद्दों का हल आपके खुद के हाथ में है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो एमयू के जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, हाँ। जो यहाँ के अभी जो फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या अपील है? मेरी तरफ से एक छोटी सी अपील ये है, सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप किसी भी चीज़ का सिस्टम आप खुद बनाते हैं, खुद तय करते हैं आपको क्या करना है। आप अगर इर्रिलेवेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी उसकी। आप बात करिए इश्यूज़ पर जो आपके प्लेसमेंट का इशू है, आपके हॉस्टल्स का इशू है, आपके एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके जो रोज़मर्रा की आपको दिक्कतें आ रही हैं, कोई नशा कर रहा है कैंपस के अंदर, वो आपसे रिलेटेड इशू हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी से मतलब एडमिशन नहीं है जिन स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स ही नहीं है वो, तो मेरे नज़र में वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो किसकी शय पर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये सारे इशू को आप हाईलाइट कीजिए। दूसरी चीज़, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पे बात कीजिए। क्यों करनी है आपको बात? आपने 19 में वोट किया, आपको 24 के इलेक्शन का इंतज़ार है कि नहीं है? सबको इंतज़ार है। अगर आपको गवर्नमेंट पसंद आएगी तो आप जो है उसको दोबारा इलेक्ट करेंगे, और आपको कोई कैंडिडेट ना पसंद होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद होगा उसको वोट करेंगे। लेकिन एमयू का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफॉर्म था, वो ख़त्म कर दिया गया। वो होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाएंगे जिनके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। और दूसरा ये होगा, 24 का इलेक्शन आ रहा है, अगर 23 में इलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स जो अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, तो हो सकता है वो पार्लियामेंट में आपको मिलें, यहाँ से इलेक्शन जीत कर जाएँ, फिर 2024 का इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में आपकी भी आवाज़ बुलंद करें और हर कमज़ोर तबके की आवाज़ को भी बुलंद करें। तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का जो हम खात्मा कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो किसी को पॉलिटिकल करियर भी बनाना होता है, किसी को डॉक्टर भी बनना होता है, इंजीनियर भी बनना होता है, तो ऐसे ही किसी को पॉलिटिकल लीडर भी बनना होता है। तो आपको सबको इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, इन इश्यूज़ पर आपको बात करनी पड़ेगी। आपको आपका इशू आ रहा है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा उस पर। आप ये मत सोचिए कि कोई जनरल स्टूडेंट है या कोई स्टूडेंट लीडर है तो आप वही चीज़ करिए। तो आप खुद आइए आगे सोशल मीडिया के थ्रू। मैं चाहूँगा लिखिए मत, वीडियो वाला मैसेज दीजिए, रिकॉर्ड करके दीजिए। आपके अंदर बोलने का, एमयू के बच्चे बोलने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको पता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के इंटरव्यू में आसानी से डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, क्योंकि एमयू में बोलना सिखाया जाता है, हर किसी को आता है।
आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं किसी की बात से, लेकिन आपको जो बोलने की जो एक सलाहियत है और जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर रहेगा, और आप अपने इशूज़ को खुद उठा रहे हैं तो एक मजबूती आएगी। अगर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर 50 लोग प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन करें, 100 लोग सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन करें, मतलब हर कोई लड़ना चाहे। आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इतने सारे बच्चों को मौका मिलेगा बोलने का, इतने सारे बच्चे मतलब अपने एक अंदर के टैलेंट को लोगों को दिखाएंगे और अपने जो कोर इश्यूज़ हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड उनको हाईलाइट करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, हर कोई जो कंसर्न वाले इशू हैं, इम्पोर्टेंट इशू हैं, उन पर बात करना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी आवाज़ रखी और एमयू के स्टूडेंट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आप आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।